नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2018 के द्वितीय पाली के सामान्य जानकारी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन दिया गया जिन, बुद्ध, ज्ञान या फिर बोधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध। महात्मा बुद्ध को बिहार के गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान अर्थात संबोधि की प्राप्ति हुई। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहकर पुकारा जाता है। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना गया, जबकि गया को बोधि गया तथा पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन दिया गया है प्रथम, चतुर्थ, 10वां या फिर 13वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वां। अपने अभिलेखों के माध्यम से आम जनों तक अपनी नीतियों को पहुंचाने वाला भारत का पहला वास्तविक शासक सम्राट अशोक था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक का 13वां बृहद शिलालेख सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में अशोक के कलिंग विजय, क्षमा नीति, विदेश नीति तथा धम्म विजय आदि का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव या आर.एस. बिष्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस.आर. राव। देखिए, लोथल की खुदाई एस.आर. राव यानी श्री रंगनाथ राव द्वारा 1954 में, यानी कब किया गया था? 1954 में, 1954 में की गई थी। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, धान की भूसी के साक्ष्य तथा अग्निकुंड के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन तक, 18 दिन तक, 20 दिन तक या फिर 24 दिन तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर पूछा गया है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ऑप्शन दिया गया पराशर, सुश्रुत, चरक या फिर धन्वंतरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरक। चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे और उनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूछा गया है, तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक ... यानी कौन है? ऑप्शन दिया गया जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इशामी या फिर इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी। बरनी ने इस ग्रंथ की रचना 1358 में किया था। कब किया था? 1358 में, 1358 में फारसी भाषा में की थी। और इस ग्रंथ में सुल्तान बलबन के सिंहासन पर बैठने से लेकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से सुल्तान बलबन, खलजी सुल्तानों और तुगलक सुल्तानों के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? जॉन लॉरेंस, मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क्स। 1857 के विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर तथा अन्य विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान आदि ने इसे सिपाही विद्रोह माना है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग ... में की गई थी, यानी कि किस वर्ष में की गई थी? 1932, 1936, 1940 या फिर 1942? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1940। देखिए, 1940 जिसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? या लाहौर में हुआ था, मुस्लिम लीग का। और इसके अध्यक्ष उसमें कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और इस सेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद घोष। अरविंदो घोष द्वारा इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, जबकि लाला लाजपत राय ने इसे उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे यानी तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी, यानी कहाँ पर फांसी दी थी? झांसी, शिवपुरी, कानपुर या फिर सागर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवपुरी में। तात्या टोपे को कहाँ पे फांसी दी गई थी? शिवपुरी में फांसी दी गई थी। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनका मूल नाम पांडुरंग। ठीक
ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है, कितना है? 1/3वां, 1/4वां, 1/5वां या फिर 1/6वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4वां। ठीक है, 1/4 है पार्ट इसका है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर सिरियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, देखिए हम लोग व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह पिछले साल का पेपर है, इससे सिर्फ हम लोग आंसर देख रहे हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। देखिए अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग लघु अंडमान है, जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग होता है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है जिस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, यानी ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निकोबार के किस पार्ट को अलग करता है, तो है कार निकोबार और अंडमान के लघु अंडमान को। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ या फिर मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकाऊ। जो पटाका है मकाऊ देश की मुद्रा है। पनामा देश की मुद्रा की बात करें तो पनामा देश की मुद्रा हो जाएगा US डॉलर। क्या हो जाएगा? US डॉलर हो जाएगा। लाओस की जो मुद्रा होगी, लाओस की मुद्रा होगी लाओकीप हो जाएगी। और मैक्सिको की जो मुद्रा है वो क्या है? मैक्सिकन पेसो। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 12%, 14%, 15% या फिर 17%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17%। एक्चुअली होता है 17.5%, 17.5% होता है। ठीक है, इस पॉइंट है। देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। अभी हाल ही में UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि 142 करोड़ के आसपास हो गई है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का प्रथम देश बन गया है और चीन दूसरे नंबर पर चला गया है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू यानी गाडविन ऑस्टिन या कामेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है और इस प्रकार पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित होने वाली सर्वोच्च चोटी वाला एक पर्वत है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया है कि नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ... राष्ट्रपति थे, यानी किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। तो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, 6वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। वे भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। वे पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, पहले क्या थे? पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, यानी कि अनुच्छेद 72 को कहा जाता है मोहलत, दंड विराम, क्षमादान, विनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमादान, यानी कि इसको रेमिशन कहते हैं और इसके द्वारा क्या होता है? चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया? आर्टिकल 63 में, जबकि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? 1 मिनट। ठीक है,
भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर संघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता। देखिए भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि कौन से अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन दिया गया चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूची जो है, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है, जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग उपबंध किया गया है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो बीड, शादनगर, नागौर या फिर नांदेड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागौर। राजस्थान के नागौर में पहली बार इसे 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था, यानी पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे पेश किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गूगल इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके वेब ब्राउज़र हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। 22 दिसंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? यह अस्थिर मेमोरी या अस्थायी मेमोरी होता है कंप्यूटर का। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 में पूछा गया है कि 1 गीगाबाइट यानी GB कितनी मेगाबाइट MB बाइनरी के बराबर होता है? 1024, 1002, 3004, 2015? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1024। 1024 मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट बाइनरी किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया, प्रश्न बहुत लंबा है और ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे की फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने, पाठ मतलब टेस्ट से है। ठीक है, 1 मिनट, पाठ मतलब यहाँ पे टेस्ट से है, को ढूंढने और बदलने के लिए उपयोग की विशेषताएं होती है। तो किस की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? होम, डिज़ाइन, रिव्यू या फिर इंसर्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, होम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? ENIAC, मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड और एडवैक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ENIAC, यानी ENIAC, ENIAC। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? आगरा, कानपुर, इटावा या फिर सीतापुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रश्न देखे हैं उसमें 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं और 7 से 8 करीब ज्योग्राफी से, 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए हैं। तो आप लोग इतिहास को और ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ें अगर आप लोग 26 और 27 तारीख को परीक्षा देने जा रहे हैं तो। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छेपेली, पाई डंडा, भगौड़िया, ये दोनों होता है, नटवाड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई डंडा। ठीक है, कौन सा किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाई डंडा। प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या फिर जरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकनकारी।
देखिए, चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत मुगलों ने की थी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। अमेठी गौरीगंज, सोनभद्र राबर्ट्सगंज, कुशीनगर पडरौना और कौशाम्बी वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौशाम्बी वैशाली। ये इसका जिला मुख्यालय नहीं है। कौशाम्बी का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? वो मंझनपुर है, मंझनपुर, ठीक है, वैशाली नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, इटावा और अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलीगढ़। देखिए, इसमें इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और इटावा ये तीनों किसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। जबकि अलीगढ़ की बात करें तो यह किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा स्टेट की सीमा को यह स्पर्श करता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? 8, 5, 12 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों को महत्वाकांक्षी जिले के रूप में पहचाना गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में क्या प्रश्न पूछा गया है? जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात कर रहा है, पूछ रहा है, उसका थीम पूछ रहा है। तो संकल्प से सिद्धि, राष्ट्र हित के लिए युवा, युवा का विकास, देश का विकास, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाता उस समय ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संकल्प से सिद्धि। देखिए, अभी 2023 में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है उसका जो 26वां संस्करण हुआ है वह कहाँ हुआ है? वह हुआ है कर्नाटक के हुगली में। तथा हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली में मनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इस वर्ष की थीम या विषय क्या था? तो विषय था विकसित युवा विकसित भारत। इसको आप लोगों को याद कर लेना है, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस वर्ष का थीम। और कहाँ हुआ है? कर्नाटक के हुगली में हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। 36 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के हर घर तक पहुंचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे पे स्थित है, यानी कि नदियों के किनारे स्थित शहरों को मिलान करना है, ठीक है। गंगा, राप्ती, गोमती, सही और इधर दिया गया जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर होगा? गंगा नदी किनारे कौन सा शहर होगा? बिठूर, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। और आप सबको पता है गोमती नदी जौनपुर शहर, ठीक है, सई नदी प्रतापगढ़ और राप्ती गोरखपुर। तो क्या हो गया? ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि जुलाई 2018 की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ग्रेटर जेवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। तो राइट आंसर इसका नंबर बी हो जाएगा। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग, 39। इसमें पूछा गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार या भारत की सुरक्षा मुद्रण और मिंटिंग निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार। देखिए, सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के स्वामित्व वाली 4 टकसालों में की जाती है, जो
जो कहाँ कहाँ पे स्थित है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। और आरबीआई अधिनियम के अनुसार केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही संचलन के लिए सिक्के जारी किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 40 कर देखते हैं। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। और जो ढलाई का पूछेगा, ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, भारत सरकार के पास। और निर्गमन करने का अधिकार किसके पास है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आबादी वाला, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार है। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, बिहार, और फोर्थ नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है कि थोड़ा सा लंबा प्रश्न है यह, छोटा कर लेते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि 16 से 17 जुलाई 2018 को मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दिया गया था सुरेश प्रभु, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मेनका संजय गांधी या राजनाथ सिंह। तो उस समय इसे किया था सुरेश प्रभु ने। सुरेश प्रभु उस समय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे, और वर्तमान में जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हो कौन है, पीयूष गोयल हैं। तो इससे आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है। उजाला योजना, रोशन योजना, बल्ब योजना, हर घर बिजली योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उजाला योजना। देखिए इसकी शुरुआत जो उजाला योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी उससे याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की गई थी, वह शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को। कब की गई थी, तो 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर 44 इसमें पूछा गया कि महिला एकल विंबलडन टेनिस खिताब 2018 किसने जीता था। एंजेलिक केरबर, सेरेना विलियम्स, सिमोना हेलेप और मारिया शारापोवा। तो इसका राइट आंसर उसमें क्या हो जाएगा, एंजेलिक केरबर। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं पूरे वर्ष में, तो विंबलडन जो होता है ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार जो प्रश्न पूछने की संभावना है वह कहाँ से पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से। किससे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम लोग देख लेते हैं कि महिला सिंगल का विजेता कौन रही है, तो बेलारूस की सबालेंका है। कौन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेलारूस की सबालेंका है। सॉरी, ये महिलाओं में है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया के हैं, ये पुरुष सिंगल विजेता हैं। ठीक है, हम किसकी बात करें, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता। तो इसका राइट आंसर करंट अफेयर है, इसका राइट आंसर नोजोमी ओकुहारा है, जापान की ये है। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया था। कौन व्यक्ति था ऐसा, जिनेदिन जिदान, ह्यूगो लॉरिस, डिडियर देशचाम्पस और फ्रांस बेकनबाउर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिडियर देशचाम्पस। ठीक है, ये किस फीफा वर्ल्ड कप की बात प्रश्न पूछा गया 2018 की, उसमें जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था जो कि फ्रांस में हुआ था, सॉरी रूस में हुआ था। तो इसमें जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वह कहाँ हुआ है, वह कतर में हुआ है।
कतर में हुआ है। और इसके विजेता कौन रहे हैं? इसका जो विजेता है वह कौन है? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन सा देश था? वो फ्रांस था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में। विजेता देश कौन है? विजेता देश है आपका अर्जेंटीना। और उपविजेता देश कौन है? उपविजेता देश फ्रांस है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 में पूछा गया है कि EPDA यानी कि ईपीडा का विस्तृत रूप क्या है? डेयरी और सहयोगी उत्पादों के निर्माता और निर्यातकों की एसोसिएशन, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। 49 में पूछा गया है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? नेफेड, FCI, नाबार्ड या नवधान्य को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफेड। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में किया गया था। ठीक है, 1958 में किया गया था। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि कृषि के ग्रीन हाउस का एक ऐसा तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, क्या कहलाती है? लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रोबो कल्चर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबवत खेती। तो ये 50 प्रश्न थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे अधिक से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।